हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके आने वाले एग्जाम के लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आंसर के साथ साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती जाऊंगी जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। इससे पहले जो है साइंस, रीजनिंग और मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आज मैंने लिए हुए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंतिया किस नाम से जाने जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मकीर्ति या धर्मदेव। देखिए, आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, मौर्य सम्राट थे अशोक और इनके इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेख से ही मिलती है। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि अशोक को अभिलेख की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये प्रेरणा मिली थी ईरान के शासक डेरियस से। ठीक है, और अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। और कहाँ कहाँ ये मिले हैं? ये मिले हैं अभी जो है भारत में, इंडिया में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, नेपाल में और आधुनिक जो बांग्लादेश है वहाँ पर जगह जगह पर ये अभिलेख मिले हुए हैं। ठीक है, और जो मास्की अभिलेख से ही अशोक का नाम जो है देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ आपको अशोक का शासन काल याद कर लेना है। तो शासन काल था अशोक का 369 से 332 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में दो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, एक थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत। ठीक है, और सुश्रुत प्राचीन भारत यानी इंडियन, एंशियंट इंडियन के महान चिकित्सा शास्त्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। और इन्होंने ही आज से लगभग 25 साल पहले ही, किसने? सुश्रुत ने ही आज से 25 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की वैज्ञानिक संकल्पना प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, बता दिया था कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? यानी दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो जो सही आंसर ये है खरोष्टी। देखिए, सिंधु घाटी की चित्रलिपि थी, आपको पता ही है। तो सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ठीक है, और जो अशोक थे उनके जो सहवाजगढ़ी और मनसरेहा अभिलेख था वो खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए। स्पेशली पूछा जाता है कि अशोक के कौन से अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखवाए गए थे। तो पाकिस्तान में है सहवाजगढ़ी और मनसरेहा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो जो सही आंसर है वो है ताम्रलिप्ति। ठीक है, और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जो सही आंसर ये है आपका जहांगीर। ठीक है, देखिए, जब भी बाबर ये मुगल साम्राज्य की बात आती है, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो बताती हूँ, ट्रिक होता है, वो होता है बाज साब। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है मुगल शासकों का। तो सबसे पहले मुगल जो साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? ये की थी बाबर ने। बाबर के बाद गद्दी पे हुमायूं बैठा था, देन अकबर, देन शाहजहां, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब, देन बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह बैठे थे गद्दी पर। ठीक है, ये था। उसके बाद जो है भी आए थे, बट ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के लिए बहुत ही पीक टाइम था, बहुत ही चरम पे था उस समय मुगल चित्रकला। और जहांगीर ने छवि चित्रकारी में जो है प्राकृतिक दृश्यों यानी कि नेचुरल सीन और पर्सन यानी कि व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों का चित्रण की परंपरा को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जहांगीर खुद भी बहुत अच्छा जो है चित्रकार था। ठीक है,
और जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम अकारिजा है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, अकारिजा है, जो है इन्हीं के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी, ठीक है। और बात की जाए कारखाना किसने स्टार्ट किया था, तो वो हो जाएगा अकबर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जहांगीर काल के प्रमुख पेंटर यानी चित्रकार कौन कौन थे, देखिए उस्ताद मंसूर और अबुल हसन तो आप जानते हैं, इसके साथ साथ आपको याद कर लेना है फारूक बेग, बिसनदास और मनोहर भी, ये भी जो है प्रमुख इनके चित्रकार थे जहांगीर काल की बात की जाए तो। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी, डायरेक्ट आंसर में बता देती हूँ। मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया में जो मनसबदारी सिस्टम था, ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लाई गई थी, ठीक है। और ये जो मनसब है ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या पद, ठीक है, रैंक या पद। और ये अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का गठन ये किया था शिवाजी ने, इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टप्रधान में कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कौन कौन से जो है इसमें थे परिषद में। देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को ही हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं, ठीक है। और यह परिषद अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था। और इस परिषद के सदस्य का जो है पद जो है आनुवांशिक नहीं था, याद रखिएगा आनुवांशिक नहीं था। कौन कौन थे अष्टप्रधान में, कुछ इंपॉर्टेंट है आपको याद कर लेना है। जैसे कि पहले थे पेशवा, ठीक है, पेशवा थे, इनका काम क्या था, इनका काम क्या था, पूरे साम्राज्य की देखभाल करना। एक होते थे अमात्य, ठीक है, अमात्य का ये कौन थे, अर्थ मंत्री होते थे, ठीक है। और एक होते थे वाक्यानवीश, ये दरबारी लेखक होते थे। एक होते थे सुमंत, ठीक है, सुमंत क्या क्या होते थे, ये विदेश मंत्री होते थे, ठीक है। और सचिव होते थे। और सेनापति तो आपको पता ही है सेनापति का काम क्या होता है, सेनापति होते थे, इनका ये होते थे सेना प्रमुख। और न्यायाधीश होते थे दीवानी और फौजदारी न्याय दोनों के लिए। पंडित राव होते थे, ये होते थे धार्मिक सलाहकार। तो आठों नाम आपको याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा, देन अमात्य, वाक्यानवीश, सुमंत, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव। तो फिलहाल जो आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है, तो ये है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल जो है 1351 से लेकर के 1388 तक था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसने सिंचाई व्यवस्था के सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा नहरों और तालाब का निर्माण करवाया था। और इसने एक कर यानी टैक्स लगाया था, उस टैक्स का नाम था हक़-ए शर्ब, ठीक है, हक़-ए शर्ब, ठीक है। ये टैक्स था और ये सिंचाई कर था, ठीक है। सिंचित भूमि की कुल उपज का ये 1/4 था, 1/4 था, ठीक है। और सिंचाई की सुविधा के लिए जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे लंबी नहर कौन थी, उल्लू गखानी नहर थी, जो यमुना से हिसार तक जाती थी। आई होप ये फैक्ट आपके लिए सारे हेल्पफुल हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज। तो ये थे पुर्तगाली, पोर्तुगीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ से भी आपको एक सीक्वेंस याद कर लेना है कि भारत पे सबसे पहले कौन आए थे। पहले आए थे पोर्तगालीज यानी पुर्तगीज, और दूसरे थे आपके डच, फिर थे ब्रिटिश, फिर थोड़े समय के लिए डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुई तो हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये थे पुर्तगाली, ठीक है। और ये पुर्तगाली सबसे प्रथम थे, मैंने बताया था कि आने वाली कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली ही थे, और जो कि कब आए थे 1498 में, ठीक है, भारत में आए थे। और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी, कोचीन में, कोचीन में थी, ठीक है, कोचीन में 1498 एंड पहली जो फैक्ट्री थी कोचीन में स्थापित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए ठगों का उन्मूलन तो हुआ था कैप्टन स्लीमन के, मतलब ये उस समय जो मेजर जनरल स्लीमन ने 1830 में ठगों का उन्मूलन किया था, ठीक है।
और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, देखिए ये ठगी होती क्या थी? ठगी में पहले जो है कुछ लोग पता लगाते थे किसके पास कितने पैसे हैं, फिर जा करके उनको रुमाल से बांध करके उनको मार करके उनके पैसे को ले लेते थे। ठीक है, ये थोड़ा मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी किसने? लॉर्ड लिटिन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटिन ने ये अपनाई थी। पहले तो उसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, बट जब फ्रेंडशिप नहीं हुई तो जो है उन्होंने युद्ध का रास्ता लिया। ठीक है, देखिए 1876 में लॉर्ड लिटिन भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया था। कब? 1876 में। पहले तो उसने जो अफगानिस्तान के उस समय के अमीर थे शेर अली, उससे जो है संधि करने का प्रयास किया। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंडशिप करने का ट्राई किया, बट जब ये नहीं हो पाया सफल, तो इन्होंने जो है विरुद्ध जो है आक्रामक नीति अपनाई थी। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 के दौरान हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि पर हुई थी पूछा जाता है, तो ये संधि थी गंडमक की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने किया था डांडी से। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की हिस्टोरिक डांडी मार्च की शुरुआत की थी। उस समय गांधी जी ने अपने जो चुने हुए 78 समर्थकों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले और लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर डांडी गांव पहुंचे थे। ठीक है, स्थित था समुद्र तट पर स्थित था डांडी गांव, वहाँ पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ा गया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 में। इससे पहले जो है इन्होंने 1918 में बारदोली सत्याग्रह और 1928 में जो है 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था और 1928 में बारदोली आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो 3 आंदोलन से संबंधित है, एक 1918, ठीक है, एक 1922 और एक 1928। तो 1918 में क्या था? खेड़ा। ठीक है, 1922 में कौन सा था? 1922 में मैंने बताया साराबंदी, और 1928 में जो है कई बार एग्जाम पूछा जाता है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सी राजगोपालाचारी। तो भारत के विभाजन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, और वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? मेरठ में। ठीक है, जेबी कृपलानी। और जो है ये जो है 54वां अधिवेशन था, 13 नवंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के अध्यक्ष काल में ही भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है, कुछ यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। देखिए, आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई थी, और जो है पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था, और इसकी अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी जी ने की थी। और पहले इसके जो महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। ये इतना फैक्ट आपको याद कर लेना है। फिर आपको याद कर लेना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, अध्यक्षता की थी, सॉरी। तो एनी बेसेंट कलकत्ता आपको याद कर लेना ABC। ठीक है, ट्रिक हो जाएगा ABC, यानी कि एनी बेसेंट कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो इन्होंने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि जो टाइटल था ये त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है,
इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं और एकमात्र कवि हैं जिन्होंने 2 रचनाएं 2 देशों को राष्ट्रगान किया है, जैसे कि भारत का जन्म गणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की ही जो है रचनाएं हैं। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कि इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी और महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। और महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, दूसरा है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, तीसरा है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस और चौथा है सूर्यसेन और उधम सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से भी आपको याद कर लेना है, जैसे कि देखिए 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया था। सरकारी खजाना था, इसको लूट लिया गया था और इसमें फिर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो बच निकले थे, ठीक है। इसकी जो पैरवी हुई थी, तो काकोरी कांड के जो मुकदमे की पैरवी हुई थी उसमें सरकार की ओर से नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था और जो अभियुक्त थे उनकी ओर से लक्ष्मी नारायण मिश्र और केसी दत्त नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, और जयप्रकाश मिश्र की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी और कब की थी? 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मैंने आपको इस बारे में बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1917 में की थी। और बात की जाए पहली भारतीय महिला कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और 1925 में की थी, ठीक है। ये आपको सब याद कर लेना है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे विनोबा भावे, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा 1940 में स्टार्ट किया गया था और प्रथम थे कौन? विनोबा भावे थे, ठीक है। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, तारक दास या रामचंद्र। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी, ठीक है। 1905 में की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। वह प्रथा जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो प्रथा कौन सी है? तो वो प्रथा है रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसान ही स्वयं भूमि का मालिक होता है, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड के द्वारा इसे बारामहल जिले में पहली बार लागू किया गया था, ठीक है। ये तो पहले की बात थी, बट इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से 1820 में कौन लागू किया था? ये थे मुनरो ने, ठीक है। मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, 3 व्यवस्था थी, आपको पता है। एक था परमानेंट सेटलमेंट, एक थी रैयतवाड़ी और एक थी महलवाड़ी, ठीक है। तो जो रैयतवाड़ी थी सबसे ज़्यादा
इसी यही जो है भारत पर था, 51% भारत पर ये लागू था। ठीक है, उसके बाद महलवाड़ी थी, देन परमानेंट सेटलमेंट। तो फिलहाल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया विद फैक्ट। थैंक यू।